समय की बात है। एक छोटे से गांव में गरीब और बेबस परिवार रहता था। इस परिवार में एक बीमार और लाचार बूढ़े इंसान श्यामलाल रहता था। उसके 3 बेटे थे। बड़ा बेटा सुरेश और मंझला बेटा रघु और एक सबसे छोटा बेटा मदन रहता था। देखो मेरे बच्चों, मुझे मरने का कोई दुख नहीं, बस मुझे एक ही बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम लोग कैसे रहोगे। इसलिए मेरे पुत्रों, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि इस घर का बड़ा बेटा सुरेश है और मैं उसे ही यह जिम्मेवारी सौंप कर जा रहा हूं कि अपने दोनों भाई का ख्याल रखना, कभी झगड़ा मत करना। और हाँ, मेरे जाने के बाद तुम लोग बराबर बराबर हिस्से का संपत्ति आपस में बंटवारा कर लेना। देखो रघु और मदन, तुम्हारा बड़ा भाई सुरेश है, उसका आज्ञा का पालन करना और वो जो फैसला ले उसे अपना समझकर निभाना। अब मेरा जाने का वक्त आ गया है। नहीं पिताजी, अभी आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। अभी तो मेरी नई नई शादी हुई है। बिंदिया आपको पिता कहती है, फिर आप हमें छोड़कर क्यों जाएंगे? हे भगवान, आपको मेरे पिताजी पर थोड़ा भी तरस नहीं आता क्या? मदन अपने पिता के लिए बहुत दुखी था, लेकिन इंसान के बस में कुछ भी नहीं होता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है और श्यामलाल की मृत्यु हो जाती है। तीनों भाई बहुत दुखी होते हैं, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। सुरेश, रघु और मदन अपने पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। देखो मेरे भाई पिताजी तो हमें छोड़कर चले गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दिए है कि संपत्ति का बंटवारा मैं करूंगा। अब तुम लोग बताओ, क्या यह फैसला तुम लोगों को मंजूर है? भैया, आप तो बड़े हो और आप जो फैसला करोगे मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन मदन से भी पूछ लो, शायद इसे कोई एतराज हो। अरे नहीं भैया, आप लोग तो मुझसे बड़े हो, भला मुझे क्या एतराज होगा? आप लोग जो फैसला करोगे मैं हुक्म समझकर पालन करूंगा। ऐसे भी पिताजी मरने से पहले कहे थे कि बड़े भाई का फैसला मानकर आगे बढ़ना। तब तो ठीक है, चलो फिर देर किस बात की। सबसे पहले हम लोग खेत का बंटवारा करेंगे। तीनों भाई आपस में सलाह मशवरा करने के बाद खेत का बंटवारा करने जाने लगते हैं। देखो भाई, हमारे पिताजी के पास यही 2 खेत है और हम लोग 3 भाई हैं। इसमें बंटवारा करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बड़े भाई होने के नाते मुझे यह फैसला लेना पड़ रहा है कि 2 खेत हैं, लेकिन इसके बीच एक मेर है। इसलिए एक खेत मैं और एक खेत मंझला भाई रघु का होगा। बच्चा, इसका बिच का मेड़ तो वह छोटा भाई मदन का होगा। अब बताओ भाई लोग, क्या मेरे यह फैसला से कोई दिक्कत है? अरे नहीं भैया, मुझे आपके फैसले से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार मदन से भी पूछ लो, क्या पता इसे कोई दिक्कत हो। दोनों भाई बहुत चालाकी से अपने अपने खेत ले लेते हैं और बिच का मेर मदन को दे देते हैं। मदन को यह फैसला मंजूर नहीं होता है, लेकिन वह अपने पिता के वचनों से बंधा हुआ था। वह चाहकर भी अपने पिता के खिलाफ नहीं जा सकता था, क्योंकि मदन उनसे बहुत प्यार करता था। ठीक है भैया, मुझे भी कोई एतराज नहीं। आप जैसा फैसला किए हो मुझे मंजूर है। ऐसे भी आप मेरे बड़े भैया हो, आप कोई भी फैसला करोगे इसमें सबकी भलाई ही होगी। तो ठीक है मदन, अब चलो अगला बंटवारा करने। ये रहा हमारे पिताजी के द्वारा लगाए 2 जामुन के पेड़। इसका भी बंटवारा करना मुश्किल है, लेकिन मेरा फैसला यह है कि एक जामुन का पेड़ मैं रख लेता हूँ और एक पेड़ मंझला भाई रघु रख लेता है। लेकिन हाँ, पेड़ पर मेरा और रघु का हक रहेगा, लेकिन इसके दोनों जड़ों पर मदन का हक रहेगा। अब बोलो भाई, क्या इस फैसले से तुम्हें कोई एतराज है? वाह भैया वाह, आपका फैसला तो मुझे बिल्कुल मंजूर है, लेकिन हाँ, एक बार मदन से पूछ लेना अच्छा रहेगा। बोलो मदन, क्या तुम्हें भैया का फैसला मंजूर है? हाँ भैया, मुझे आपका फैसला मंजूर है। भला मैं आपके खिलाफ क्यों रहूं? पिताजी मरने से पहले कहकर गए थे कि तीनों भाई मिलजुल कर रहना, कभी झगड़ा मत करना। इसीलिए आप जो भी फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। चलो तो ठीक है, लगभग सारे संपत्ति का बंटवारा हो ही गया है। बस एक चीज बचा है और वो है घर का बंटवारा। चलो उसे भी कर लेते हैं।
तीनों भाई अब घर का बंटवारा करने चले जाते हैं। अभी तक जितना भी बंटवारा हुआ उसमें सिर्फ मदन का ही घाटा हुआ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे घर में 4 कमरे हैं। इसमें भी बंटवारा करने में मुश्किल हो रहा है। क्यों ना 2 कमरे मैं रख लेता हूं और 2 कमरे मंझले भाई रघु रख लेता है। बाकी बचा घर का जो छत है उसे मदन को दे देते हैं। अब बोलो भाई लोग, क्या यह फैसला आपको मंजूर है? एकदम मंजूर है भैया। आपका फैसला मुझे मंजूर ना हो ऐसा कभी हो सकता है, लेकिन मदन को भी तो मंजूर होना चाहिए। बोलो मेरे छोटे भाई, क्या भैया का फैसला तुम्हें मंजूर है? सुरेश के इस फैसले से मदन एकदम टूट जाता है। सारे फैसलों से यह फैसला काफी ज्यादा मदन को तोड़ देता है। लेकिन मदन भी क्या करे, वह अपने पिता के वचनों से बंधा था। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। ठीक है भैया, अगर आपका यही फैसला है तो इसे भी मैं आंख मूंद कर स्वीकार करता हूँ। ऐसे भी पिछले हर फैसला मैंने माना, इसे भी मानूंगा। बहुत अच्छा मदन, तुम्हें मेरा हर फैसला मंजूर हुआ। मुझे अच्छा लगा। चलो, बंटवारा यहाँ खत्म होता है। अब बंटवारा पर सभी लोग अटल रहना। अरे ये क्या भैया, आपने एक चीज का बंटवारा तो किया ही नहीं। ये तुम क्या बोल रहे हो रघु? मुझे नहीं लगता कि अभी भी बंटवारा करने को कुछ बचा होगा। लेकिन तुम्हें लगता है कि कुछ बच गया है तो बताओ, मैं अब भी कर देता हूँ। हाँ भैया, आपने सभी का बंटवारा कर तो दिया, लेकिन पिताजी के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे थे, उसे भी बंटवारा कर दो। आप रुको, मैं अंदर से लेकर आता हूँ। श्यामलाल के द्वारा कुछ पैसे इकट्ठे थे। रघु उसे भी बंटवारा करने को बोलता है। रघु घर के अंदर से एक मटका पैसा लाता है और जमीन पर रख देता है। उसमें कुछ सिक्के पुराने थे और कुछ सिक्के चमक रहे थे। देखो भाई, ये कुछ पैसे हैं जिसे पिताजी ने बहुत संभाल कर अपने पास रखा था। चूंकि अब वह इस दुनिया में नहीं है, इसलिए इसे हम आपस में बराबर बंटवारा कर लेते हैं। लेकिन इसमें कुछ बहुत पुराने सिक्के हैं जिनका आजकल जमाने कोई मोल नहीं, इसलिए ये सिक्के मैं चाहता हूँ कि मदन तुम रख लो, और जो सिक्के तत्काल में चल रहा है उसे मैं और रघु आपस में बराबर बांट लेते हैं। बोलो भाई, क्या कहते हो? तुम्हें ये फैसला मंजूर है? हाँ भैया, मुझे तो आपकी हर फैसला मंजूर है। बोलो मदन भाई, तुम्हें भैया का फैसला मंजूर है? ठीक है भैया, अगर मेरी किस्मत में यही पुराने सिक्के लिखे हैं तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। दोनों भाई आपस में सिक्के बांट लेते हैं जो अभी के जमाने में चलता हो, और पुराने जमाने के धातुओं से बने सिक्के मदन को दे देते हैं, जो आज के जमाने में उसका कोई मोल नहीं। मदन निराश तो था, लेकिन फिर भी वो सिक्का लेकर घर के अंदर जाने लगता है। तभी अरे ओ मदन, घर के अंदर क्यों जा रहे हो? तुम्हें बंटवारा का मतलब समझ नहीं आया क्या? बंटवारा हो चुका है और उसके हिसाब से 2 कमरे मेरे और 2 कमरे रघु के हैं। तुम्हारा इस घर में कुछ भी नहीं सिवाय छत के। अरे भैया, तो मैं कहाँ जाऊं? आप सब 2-2 कमरे ले लिए, अब मैं कहाँ रहूं? मेरा भी नया नया शादी हुआ है, अपनी पत्नी को लेकर छत पर रहूं क्या, जो सिर्फ खप्पर और घास फूस का बना है? मदन भाई, ये तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। कोई भी फैसला हमने ऐसे तो नहीं किया जिसमें तुम्हारी रजामंदी नहीं थी। हर फैसला तुमसे पूछकर ही किया था। अब हम लोग तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, तुम्हें घर छोड़कर जाना ही होगा। अब तुम कहां रहोगे, ये तुम्हारी समस्या है। पिताजी के कहने के अनुसार हमने बंटवारा कर दिया। मदन अपने भाइयों की बात सुनकर बहुत चिंतित हो जाता है। अनजाने में मदन ने गलत फैसलों का शिकार हो गया। सुरेश और रघु, मदन और उसकी पत्नी दोनों को घर से लात मारकर निकाल देते हैं। मदन बेचारा मायूस घर से बेदखल हो जाता है। मदन गांव से बाहर एक जंगल में झोपड़ी का एक कुटिया बनाकर रहने लगता है। मदन कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसके अपने भाई उसके साथ ऐसा करेंगे। हे भगवान, ये आप मुझे कैसा दिन दिखा रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या मेरी गलती यह है कि मैंने उन्हें अपना भाई माना?
या मेरी गलती ये है कि मैंने उन पर आंख मूंद कर विश्वास किया? अब जीवन भर रोते रहो। जब बंटवारा हो रहा था तब क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई थी? आपका सिर्फ एक ही गलती है कि आपने उन पर आंख मूंदकर विश्वास किया, जो वो लोग इस लायक हैं ही नहीं। अब रोने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। हाँ बिंदिया, तुमने ठीक कही। वो लोग मेरा विश्वास का ही गलत इस्तेमाल किए हैं। वो लोग मेरा भाई हो ही नहीं सकता। लेकिन कोई बात नहीं, उनको भगवान सजा देंगे। तुम चिंता मत करो, मेरे पास पहले जमाने के कुछ सिक्के हैं। मैं इसे मुखिया जी के पास ले जाता हूँ, शायद वो इसके बदले कुछ नए सिक्का दे दे। तुम यही रुको, मैं आता हूँ। मदन पुराने सिक्के लेकर गांव के मुखिया के पास जाने लगता है। उसे यकीन था कि मुखिया उसकी मदद जरूर करेंगे। अरे मदन, तुम मेरे यहाँ? बताओ क्या बात है, तुम बहुत चिंतित लग रहे हो। मदन वो सारी बात विस्तार से मुखिया को बताता है। जो उसके भाई उसके साथ किया पूरी बात बता देता है। ऐसे ऐसे हुआ मेरे साथ मुखिया जी। अब मेरे पास कुछ भी नहीं सिवाय इन पुराने सिक्के के। क्या आप इसके बदले मुझे नया सिक्का दे सकते हैं जो अभी तत्काल में चलता हो? अरे मदन, मैं इन पुराने सिक्कों को लेकर क्या करूंगा? ये अब चलन में नहीं रहा। ये तो हमारे दादा के जमाने का सिक्का है। इसे तुम अपने पास ही रखो। और रही बात बंटवारा की, तो इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो तुम्हारा घर का मामला है। लेकिन हाँ, तुम्हारी एक मदद कर सकता हूं। तुम मेरे खेतों में काम करो, इसके बदले तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बोलो, क्या तुम करोगे? अरे वाह मुखिया जी, आपने तो मेरा सारा टेंशन ही खत्म कर दिया। मैं जरूर करूंगा। लेकिन मुखिया जी, आज मैं कुछ नहीं खाया हूं और मेरी पत्नी भी भूखी है। अगर आप हमें कुछ पैसे दे दे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं खेतों में काम करके पैसे चुका दूंगा। मुखिया दयालु इंसान था। वह मदन को कुछ पैसे दे देता है। मदन खुशी खुशी अपनी कुटिया में जाता है और पत्नी से कहता है, अरे बिंदिया, मुखिया जी बहुत दयालु है। वह हमें अपने खेतों में काम दिए है। कल से हम दोनों उनके खेत में काम करेंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है जी। हमारे पास काम की कमी थी और वो भी पूरा गई। अब बस खेतों में काम करेंगे और उससे जो भी पैसा मिलेगा अपना गुजारा करेंगे। हाँ बिंदिया, तुम ठीक बोल रही हो। भगवान एक तरफ रास्ता बंद करते हैं तो दूसरे तरफ खोल देते हैं। अब यहाँ से हमारी एक नई जीवन की शुरुआत होगी। मदन और उसकी पत्नी को काम मिल जाने के कारण दोनों काफी खुश होते हैं। सुबह हो जाती है और दोनों मुखिया के खेत में काम करने निकल जाते हैं। चलो बिंदिया, अब अपने काम पर लग जाते हैं। हमारे नसीब में यही है, जितना मेहनत करेंगे उतना भगवान हमें फल देंगे। मदन खेत में काम करना शुरू कर देता है। बिंदिया भी उसकी मदद करने लगती है। अरे भैया, हमारे खेत में फसल इस बार काफी अच्छा हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। हमारी तकदीर तो बहुत अच्छा है भैया। हम दोनों ने अपनी अपनी जमीन ले ली और बिच का मेर मदन को थमा दी। आखिर वो इस मेर का क्या ही करेगा। इसका पूरा लाभ तो हम दोनों उठा रहे हैं। अरे हाँ रघु, तुम ठीक कह रहे हो। उसका तो किस्मत ही फुट गया है। सारे संपत्ति में उसको ऐसा चीज दिया है जिसे उसका कोई काम नहीं। सारा का लाभ तो हम दोनों उठा रहे हैं। वाह रे रघु भाई, वाह, मजा आ गया। मदन के दोनों बड़े भाई उस पर हंस रहे थे, लेकिन शायद इन्हें पता नहीं कि अगर मदन चाह जाए तो इनका जीना हराम कर सकता है। लेकिन मदन बेचारा भोला था। उसे इतना ज्ञान नहीं कि आखिर इनसे बदला कैसे लिया जाए। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन अभी भी मदन मेहनत करना नहीं छोड़ता है। बिंदिया मदन से कहती है, चलो जी, अब घर चलते हैं। आखिर कब तक इस खेत में अपना पसीना बहाते रहेंगे। देखो तो सुबह से शाम हो गई। चलो घर, कल फिर आएंगे और बचा काम कल ही करेंगे। हाँ बिंदिया, चलो, शाम काफी हो चुकी है। मदन और बिंदिया दोनों घर आ जाते हैं और दोनों बैठकर सोचने लगते हैं। अरे भाग्यवान, मैं खेतों से थका आया हूँ और तुम हो कि महारानी की तरह बैठी हो।
मुझे भूख लगी है, जो भी खाने को है ले आओ ना। अरे तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या हुआ बिंदिया, क्या सोच रही हो? अजी, अब आप भूख प्यास मिटाइए और मेरे साथ कुदाल लेकर उसी खेतों में चलिए जिस खेत में बंटवारा की बात हुई थी। अरे भाग्यवान, अचानक तुम्हें क्या हो गया और उस खेत में कुदाल लेकर जाने को क्यों बोल रही हो? बंटवारा तो हो चुका है, अब नया प्लान तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? अब समय बर्बाद मत कीजिए, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे कीजिए। आप वहाँ चलिए तो सही, सारी बात वही बताऊंगी। रात का समय था। दोनों पति पत्नी उसी खेत में चले जाते हैं जिस खेत का बंटवारा मदन और उसके दोनों बड़े भाई में हुआ था। यही वो खेत है बिंदिया, जिसमें दोनों खेत के बीच का जो मेर है वो हमें मिला है, और एक खेत बड़े भाई और एक खेत मंझले भाई ने लिया है। अब बताओ क्या करना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो बिच का मेर हमारा है। एक काम करते हैं, इस मेर को ही तोड़ देते हैं, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। अरे बिंदिया, तुम सच में पागल तो नहीं हो गई हो? बिना मेर के खेती कैसे होगा? और देखो तो फसल भी कितना लहलहा रहा है। अगर मैं इसे तोड़ दिया तो सारा पानी बह जाएगा और फसल बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो जाए या आबाद हो जाए मुझे क्या, मेरा मेर है, मैं इसे तोड़ू या जोड़ू मेरी मर्जी। आप इसे तोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगी। अरे वाह बिंदिया, तुम्हारा दिमाग को तो दाग देना होगा। अब मैं सब समझ गया, तुम क्या कहना चाहती हो। रुको, मैं अभी मेर को तोड़ देता हूँ। मदन अपनी पत्नी की बात समझ जाता है और बिना मोह माया के मेर को तोड़ देता है। मेर जैसे टूटता है, सारा पानी उसमें का बह जाता है, जिसके कारण फसल भी टूटकर बिखर जाता है। अगली सुबह जैसे ही दोनों भाई अपने खेतों में आते हैं तो खेत का हालत देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे भैया, ये देख रहे हो, खेत का फसल तो पूरा बर्बाद हो गया। ये कैसे हुआ भैया? कल तो हमारा खेत बिल्कुल भी ठीक था, ये अचानक कैसे हो गया? अच्छे से देखो, रघु, खेत का हाल खुद से नहीं हुआ है, इसका मेर किसी ने तोड़ दिया है, तभी सारा पानी बह गया और फसल टूटकर बिखर गया। मुझे लगता है ये कारनामा मदन का है। चलो मुखिया से इसकी शिकायत करते हैं। मदन मेर तोड़कर बहुत खुश था, जैसी करनी वैसी भरनी। रात हो जाती है और इस बार फिर से दोनों पति पत्नी उस जामुन के पेड़ के पास जाते हैं जहां मदन को हिस्सा में जर मिला था। अरे बिंदिया, यही वो दोनों पैर है जिसमें मेरे दोनों भाई ने हिस्सा में जड़ दिया है। अब इसका क्या करना है? करना क्या है जी, जो हमें हिस्सा मिला है उस पर पूरा हक है हमारा, और हमारे हक पर किसी और का पैर फल लगे मुझे बर्दाश्त नहीं। मेरे जर पर किसी का पैर नहीं लगेगा, इसे धर से अलग कर दो। मदन अपनी पत्नी के बातों से सहमत था। वह खुशी खुशी पैर को काट देता है। सुबह जब दोनों भाई पैर को कटे देखते हैं तो बहुत ही निराश होते हैं। ये क्या भैया, कल तो खेत बर्बाद हुआ था और आज ये जामुन का पेड़। ये हमारे जीवन में क्या हो रहा है? आखिर कौन कर रहा है? मदन और बिंदिया को अब भी इतना करने से मन नहीं भरता है, इसलिए दोनों लोग अब घर तोड़ने के प्लान बनाते हैं। मदन हाथ में कुल्हाड़ी लेता है और सुरेश के घर जाने लगता है। इधर दोनों भाई घर के बाहर ही परेशान खड़े थे, तभी अरे अरे मदन, तुम कुल्हाड़ी लेकर कहाँ घुसे जा रहे हो? आखिर मेरे साथ तुम्हारी दुश्मनी क्या है जो मुझे बर्बाद करने पर तुले हो? कभी खेत का मेड़ तोड़ दे रहे हो तो कभी जामुन का पेड़। इस बार तुम्हारा क्या प्लान है? देखो भैया, मेरा आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस आपने जो मुझे बंटवारा में दिया है मैं उसी को तोड़ रहा हूँ। ऐसे भी उस पर सिर्फ मेरा हक है, मैं उसे तोड़ूं या कुछ भी करूं आपको क्या? और इस घर का छत मेरे हिस्से में है, इसलिए इस बार इसे ही तोड़ देता हूं। अरे नहीं मदन, तुम ऐसा मत करो। अगर तुम छत को ही तोड़ दोगे तो घर का वजूद ही मिट जाएगा। छत के बिना घर अधूरा है। मैं कहां रहूंगा? तुम इस घर को बख्श दो। नहीं भैया, मैं छत को तोड़ कर ही रहूंगा, वो मेरा हिस्सा है। और रही बात रहने की, तो आपको बंटवारा करने से पहले सोचना चाहिए था। जब आप मुझे और मेरी पत्नी को घर से बेदखल किया था
तब आपको समझ नहीं आई कि हम लोग कहाँ रहेंगे, और जब बात खुद पर आई तब खून के आंसू रोने लगे। अगर इस घर को बचाना है तो चलो मेरे साथ मुखिया जी के पास, अब वही इसका फैसला करेंगे। तीनों भाई मुखिया जी के पास जाते हैं। अब इस बंटवारे का फैसला वही करेंगे। मुखिया जी देखिए, मदन सठिया गया है। एक तो खेत का मेड़ तोड़ दिया और फिर जामुन का पैर भी काट दिया। इससे इसका मन नहीं भरा, तो अब ये घर तोड़ने की बात कर रहा है। आप इसे सजा दीजिए, ये हमारा फसल बर्बाद कर दिया है। क्यों मदन, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? किसी का नुकसान करने का अंजाम जानते हो क्या होता है? हाँ मुखिया जी, मुझे अंजाम भली भांति मालूम है, लेकिन पहले मेरी बात सुनिए। मैंने कोई इनका नुकसान नहीं किया है। मैंने जो भी तोड़ा है या काटा है वो मेरा खुद का हिस्सा है। आप पहले इनसे पूछिए, इन्होंने बंटवारे समय मुझे खेत का मेड़ दिया था और खुद दोनों ने एक एक खेत लिया था, और जामुन का पैर जो था उसमें भी इन्होंने मुझे सिर्फ जड़ दिया था, इसीलिए मैंने अपने जड़ को काट दिया। और रही बात घर का बंटवारा का, तो उसमें भी इन्होंने मुझे घर का छत दिया। अब मैं चाहता हूं कि अपने छत को तोड़ दूं, लेकिन ये लोग तोड़ने नहीं दे रहे हैं। अब आप बताइए मुखिया जी, इसमें कौन गलत है और कौन सही? तुम बिल्कुल अपने जगह पर सही हो मदन। इन दरिंदों को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। तुम जाओ और घर को तोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मदन के पास रहने के लिए उसका झोपड़ी है। अब तुम लोग अपना देख लो। अरे नहीं मुखिया जी, मुझे माफ कर दीजिए। हम दोनों भाई को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हमने बंटवारा में मदन के साथ छल किया है। अगर मदन उसे तोड़ देगा तो हम कहां रहेंगे? आज से मैं यह वादा करता हूं कि बड़े भाई होने के नाते खुद भूखे रहूंगा, लेकिन अपने दोनों भाई का पेट भरूंगा। तीनों भाई अब साथ मिलकर रहेंगे, दुख सुख आपस बांटकर सुकून की जीवन जिएंगे। हमें माफ कर दो मदन भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस तरह मदन अपने बेईमान भाइयों का सामना किया, और ये सब उसकी पत्नी बिंदिया की वजह से हुआ। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिली कि अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। अगर सीधा बनकर रहोगे तो ऐसा जुल्म अगली बार आपके साथ ही होगा। इसलिए सतर्क रहे और होशियार रहे। धन्यवाद।